मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 9 कहानी स्वरूप और विकास अध्याय 2 कहानी के सिद्धांत स्वरूप के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को चलते हैं। तो उससे पहले आप सबको आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और शुभेच्छा। चलते हैं प्रश्न। हिंदी साहित्य में कहानी की आलोचना की परंपरा पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। कहानी की आलोचना ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य में कहानी की आलोचना की परंपरा पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, या फिर हिंदी कहानी की आरंभिक आलोचना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर आज की कहानी आलोचना को प्रभावित करने वाले विमर्शों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये आपको इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो चलते उत्तर की ओर। हिंदी साहित्य में कहानी की आलोचना की परंपरा को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। कहानी की परंपरा की आलोचना को किन बिंदुओं पर समझा जा सकता है? हिंदी साहित्य में कहानी की आलोचना के आरंभिक प्रयास हिंदी आलोचना की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय युग से मानी जाती है। जो हिंदी आलोचना की जो समय है वो है 19वीं सदी में भारतीय जी के युग से मानी जाती है। आलोचना या समालोचना किसी वस्तु या विषय की क्या उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष एवं उपयुक्त का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है। आलोचना समालोचना है क्या? आलोचना या समालोचना जो है किसी वस्तु या विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्यों किया जाता है? उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वस्तु यानी जो नए वस्तु और विषय क्या होता है? किसी समय का जो महत्वपूर्ण विषय होता है या यथार्थ उसी समय की जो घटना होती है उसे वस्तु कहा जाता है। तो उस वस्तु को क्यों रखा जा रहा है, उसका जो गुण क्या है, उसे रखना ठीक होगा, इसमें क्या गुण है क्या दोष है, और उसमें जो उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा यानी शिल्प को देखा जाता है। तो ये सारे जाते हैं आपके आलोचना में। कहानी किसी न किसी मौखिक या लिखित रूप में भारतीय समाज की अपनी परंपरा में बहुत पहले से रही है। वाचिक रूप में लोक कथाओं का हिंदी में खास तौर पर उसकी बोलियों में अक्षय कोश रहा है। लिखित अक्षय कोश यानी एक कोश रहा है जो कि डिक्शनरी है, उसका जो ना क्षय होने वाला एक कोश रहा है। लिखित रूप में तो संस्कृत साहित्य में भी कहानी का आद्य रूप पाया जाता है। लिखित रूप में भी संस्कृत साहित्य में भी कहानी का जो पहला रूप पाया जाता है। हितोपदेश, पंचतंत्र, बेताल, पंचवंशिका और सिंहासन द्वात्रिशंका आदि उल्लेखनीय संदर्भ के बहुत बहुधा होता है। पाली में जातक कथाओं के रूप में कहानी का अस्तित्व रहा है। पाली में जातक कथाओं के रूप में कहानी का अस्तित्व रहा है, लेकिन इस पारंपरिक रूप में कहानियाँ प्राय नीति कथन का माध्यम मात्र होती है। मात्र नैतिक उद्देश्य या मनोरंजन वाले उद्देश्य से हटकर मानव जीवन के भौतिक अनुभवों के अभिव्यक्ति का दायित्व स्वीकारने वाली गद्य की एक स्वतंत्र विधा के तौर पर कहानी ने जो आधुनिक रूप ग्रहण किया वो पारंपरिक नीति कथाओं या लोक कथाओं वाले रूप से सर्वथा भिन्न दिखाई देते हैं। यानी जो लेकिन पारंपरिक रूपों में कहानी या प्राय नीति कथन का माध्यम मात्र है। यानी नीति कथन ही पारंपरिक कहानियों में थी। मात्र नैतिक उद्देश्य या मनोरंजन वाले उद्देश्य से हटकर मानव जीवन के भौतिक अनुभवों के अभिव्यक्ति का दायित्व स्वीकारने वाली गद्य की एक स्वतंत्र विधा के तौर पर कहानी ने जो आधुनिक रूप ग्रहण किया वो पारंपरिक नीति कथाओं या लोक कथाओं वाले रूप से अलग है, भिन्नता दिखाई देता है। यानी जो पहले कहानी थी वो था एक नीति कथन के माध्यम के रूप में था, लेकिन अब जो नैतिक उद्देश्य मनोरंजन को हटाकर जो अनुभव के अभिव्यक्ति को दिया गया है, जो यथार्थवाद को देकर किया गया है, जो दायित्व को देकर किया गया है, वो जो कहानी है वो परंपरा के कहानियों से अब की कहानियों से बहुत ही अलग है। हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास किससे माना जाए या किसी कहानी को पहले कहानी होने का श्रेय मिले, इस विषय पर पर्याप्त चर्चा। यानी प्रथम उपन्यास किसे माना जाए और किसे पहली कहानी माना जाए, ये जो चर्चा में है। उपन्यास आलोचना के क्षेत्र में कतिपय
अभिनव प्रयोग मिलते जाते हैं, यानी उपन्यास आलोचना के क्षेत्र में बहुत सारे जो है अभिनव प्रयोग मिल जाते हैं। जैसे कि बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु की समीक्षा हिंदी प्रतिदिन में की है। जैसे कि बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु की समीक्षा हिंदी प्रदीप में की है, पत्रिका में की है। उसके बाद देखते हैं हिंदी समाज में स्वीकृति प्राप्त पाने का संघर्ष। ये तो हो गया आपके जो हमने देखा, ये कि इसमें देखा हमने कहानी का जो विभिन्न रूप था। हिंदी समाज में स्वीकृति पाने का संघर्ष है। एक समर्थन विधा के रूप में अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए कहानी को 20वीं शताब्दी तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है। अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए कहानी को क्या करनी पड़ी, 20वीं सदी तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। हिंदी समाज में स्वीकृति पाने के लिए हिंदी कहानियों को और इस विधा को एक समर्थ विधा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए कहानी को 20वीं शताब्दी तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। यही कारण है कि मनुष्य की नियति, उसके दुख और उसका जिजीविषा को अभिव्यक्ति देने वाली अनेक कहानियों के सामने आने के बाद भी कहानी को लंबे समय तक हल्के फुल्के मनोरंजन का ही साधन माना गया। उसी हिंदी समाज में स्वीकृति पाने के लिए बहुत लंबा समय प्रतीक्षा करनी पड़ी। जो पीढ़ियाँ पंचतंत्र वगैरह की कहानियों को पढ़कर या दादा नानी के मुंह से सुनी राजा रानी या देवताओं और परियों की कहानी से संस्कारित हुई थी, उन्हें नई तरह की कहानियों पर शक था कि वे नई पीढ़ियों को संस्कार भ्रष्ट कर सकती है। कहानी लिखने वालों को भी लगता था कि उनकी रचना में प्रशंसा की नज़र से कम शक की नज़र से ज़्यादा देखा जा सकता है। संभवतः ऐसी ही आशंकाओं के चलते कुछ कहानीकारों ने अपनी कहानियों के साथ अपना अश्लील नाम जोड़ने से भी परहेज किया। असली नाम जोड़ने से भी डर गए, वो कहीं उसको आलोचना ना की जाए कि गलत कहानी लिख रहे हैं। कविगण जहाँ अपने नाम के साथ उपनाम जोड़ने में गौरव का अनुभव करते थे, वहीं उन दिनों की कहानीकारों में से कईयों का अपना वास्तविक नाम छिपाकर छंदम नाम से लिखना ज़्यादा उचित लगा। इसी प्रक्रिया में गिरिजा कुमार घोष बिजली के लेखक बने तो पार्वती नंदन हो गए। बिजली के लेखक बने तो उन्होंने गिरिजा कुमार जो है पार्वती नंदन है ना, गिरिजा कुमार जो गिरिजा क्या होता है, पर्वत होता है, तो पर्वत के बेटे, तो उन्होंने उनका नाम क्या चेंज कर दिया, पार्वती नंदन ऐसे नाम लिखे। जो बिजली कहानी लिखी तो गिरिजा कुमार घोष ने अपना नाम चेंज करके पार्वती नंदन हो गए। वीरांगना की लेखिका बावली बहू हो गई। हाँ, तो वीरांगना की लेखिका जो है बावली बहू हो गई। दुलाई वाली को लेखिका राजेंद्र बाला घोष ने बंग महिला हो गई, तो दुलाई वाली जो थी वो बंग महिला हो गई। और वीरांगना की लेखिका बावली हुई। और गिरिजा कुमार घोष बिजली के जो लेखक है वो पार्वती नंदन हो गए। तो इस तरह से उन्होंने अपना छंदम नाम का प्रयोग किया। कहानी के साथ हिंदी आलोचना के सलूक का प्रश्न देखते। क्या जो प्रश्न आए, सलूक के प्रश्न आए। हिंदी साहित्य के पुरोधा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन के दौरान हिंदी कहानीकारों को बहुत प्रोत्साहित दिया। स्थापित गद्य लेखकों ने इस कार्य के लिए उनकी आलोचना भी की। हालांकि जैसा भवदेव पांडे ने लक्षित किया कि तकयुगीन कविता, नाटक, निबंध तथा उपन्यास के साहित्य भवन में कहानियों का जबरन प्रवेश पुराने खेमे में साहित्यकारों को बुरा लगा। यानी हालांकि जैसे भवदेव पांडे ने लक्षित किया है, तकयुगीन कविता, नाटक, निबंध तथा उपन्यास के साहित्य भवन में कहानियों का जबरन प्रवेश पुराने खेमे के साहित्यकारों को बुरा लगा। पुराने खेमे के ऐसे ही साहित्यकार थे चौधरी बद्रीनारायण, जो प्रेम घन, जिनका दृष्टिकोण कहानी के प्रति निषेधवादी था। आचार्य द्विवेदी के सरस्वती पत्रिका से हटने के उपरांत देवी प्रसाद मिश्र इनके नए संपादक बने। कौन बने? आचार्य द्विवेदी महाप्रसाद
द्विवेदी जो हट गए उसके बाद उनके जो संपादक बने, कौन है उनके नाम, जो देवी प्रसाद बने। उन्होंने सरस्वती में आचार्य द्विवेदी द्वारा निर्धारित आख्यायिका खंड को जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। आख्यायिका खंड को जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। उन्होंने कोई कहानी छापा भी तो फुटकल के अंतर्गत। जाहिर है कहानी को वे साहित्य की फुटकल विधा से ज़्यादा कोई अहमियत देने के पक्ष में नहीं थे, तो देवी प्रसाद ने उसे फुटकल के रूप में कहानियों को छापा। उन्होंने कोई उसे विशेष ध्यान नहीं दिया। जो हिंदी कहानी के साथ हिंदी आलोचना के सलूक का प्रश्न जो था इस तरह से किया गया। कहानी की आलोचना का पूर्व परिदृश्य हिंदी आलोचना को आलोचना शास्त्र के रूप में व्यवस्थित, गंभीर और समृद्ध करने का श्रेय आचार्य शुक्ल जी को जाता है। कहानी आलोचना का पूर्व परिदृश्य हिंदी आलोचना का आलोचना शास्त्र के रूप में, हिंदी आलोचना को आलोचना शास्त्र के रूप में व्यवस्थित, गंभीर और समृद्ध करने का श्रेय जो है आचार्य शुक्ल को जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी की आलोचना की। वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी की आलोचना की। मूलतः काव्य प्रेमी शुक्ल जी ने कहानियों के विषय में कम ही लिखा। अपने समय की कहानियों के बारे में उन्होंने इतना ही लिखा, ऐसी कहानियाँ कि और लोग बहुत आकर्षित हुए, और वे इस काल के भीतर ही प्रायः सब मासिक पत्रिकाओं के बीच में ही निकलती रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कहानी के साथ हिंदी आलोचना के सलूक का प्रश्न ये पढ़ा हमने, और उसके पहले हिंदी समाज में स्वीकृति पाने का संघर्ष, और उसके बाद ये कहानी जो है आलोचना के बारे में हमने पढ़ा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो इस तरह से ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है। अध्याय 2 का जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब मैंने आपको दे दिया है, आप कुछ अलग से भी देख सकते हो, और इसे पढ़िए, अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाइए। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 4, अध्याय 5 ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न MST9 प्लेलिस्ट में अपलोड हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और अगस्त 6 में जो परीक्षा है उसके लिए आप संपूर्ण तरह से प्रस्तुत हो सकते हैं। तो आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते।